हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो आज का हमारा टॉपिक है पांडु डायनेस्टी। हम पांडु डायनेस्टी से ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि नाम वगैरह देखेंगे, फिर इसके रूलर्स के बारे में देखेंगे। तो पांडु डायनेस्टी को ही सोमवंश भी बोला जाता है ना। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं इसका, पांडु डायनेस्टी के बारे में। तो इस डायनेस्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि सोमवंश की बहुत सारी शाखाएं दिखेंगी, अलग अलग शाखाएं दिखेंगी जो कि सिरपुर, उड़ीसा, कांकेर, अमरकंटक इन कुछ जगहों में देखने को मिलेंगी इसकी शाखाएं। पर ये यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये अलग थे, कुछ बोलते हैं कि हाँ एक ही की शाखाएं। मतलब कुछ का मानना है कि ये जो पांडु डायनेस्टी या सोमवंश जो आगे आने वाला है ना, मैकल का सोमवंश हो गया और उड़ीसा या कलिंग का सोमवंश, तो ये सब अलग हैं। ये जो सेम अभी जो हम पांडु डायनेस्टी पढ़ रहे हैं इसमें से नहीं है। और कुछ का मानना है कि नहीं, ये एक ही है, एक ही डायनेस्टी के कुछ शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है। इस डायनेस्टी के नेम्स हम देखेंगे, अदर नेम्स ऑफ पांडु डायनेस्टी। मैंने बताया सोमवंश के नाम से भी इसको जाना जाता था। हम नेम्स पे जाएंगे उससे पहले हम इसका थोड़ा और बैकग्राउंड का एक फैक्ट और है वो देख लेते हैं। इंद्रबल, who was the feud of Sharapuri ruler Sudev Raj and who was appointed to the post of Sarvadhikari Karta by Sudev Raj, declined Sharapuri dynasty and laid the foundation of Pandu dynasty। तो ये जो आदमी रहता है ना इंद्रबल, ये पहले शरभपुरी डायनेस्टी के राजा या शासक सुदेव राज के यहाँ एक मंत्री या सामंत रहता है। और किस पोस्ट पे ये अपॉइंटेड रहता है? सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट पे अपॉइंटेड रहता है। काफ़ी पावरफुल ये व्यक्ति रहता है, बहुत ज़्यादा इसके हाथ में पावर रहता है, जिस पावर का ये दुरुपयोग करके उसी वंश को ख़त्म कर देता है। मतलब शरभपुरी डायनेस्टी को ही ख़त्म कर देता है और ख़ुद का नया डायनेस्टी पांडु डायनेस्टी का नींव रखता है। ठीक है, का फाउंडेशन रखता है और नया डायनेस्टी बना लेता है। तो यही आदमी रहता है। वो कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वही वाला हाल इसने किया। सुदेव राज के द्वारा ये अपॉइंट किया गया था सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट में। और सुदेव राज को भी इतना आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या तो हो सकता है वो आलसी होगा बहुत ज़्यादा ही, तो वो ध्यान नहीं दिया ये सब के ऊपर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अदर नेम्स ऑफ दिस डायनेस्टी, दिस पांडु डायनेस्टी। इसका और क्या क्या नाम था हम वो देख लेते हैं। तो इसको सोमवंश, शशिवंश, शीतांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हम इसके पीछे के एक एक करके हर एक नाम के पीछे का फैक्ट चेक करेंगे कि हम इस नाम से क्यों बुला रहे हैं। ठीक है। तो सोमवंश, शशिवंश, शीतांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश, ये नाम थे। और ये सारे कहीं ना कहीं से अगर आप देखेंगे तो ये चंद्रमा से रिलेटेड नाम है। सारे के सारे नाम जो हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड है। चाँद को सोम की उपाधि भी दी गई है और शशि भी कहा जाता है। मतलब चाँद का एक नाम शशि भी है। और शीतांशु का मतलब जो चंद्र के समान शीतल हो, चंद्रमा के प्रकाश के समान जो चीज़ शीतल हो, इसलिए शीतांशु भी बोला जाता है। मतलब चंद्र के प्रकाश यानी रोशनी के समान शीतल यानी ठंडा हो।
ठीक है। और फिर हम देखेंगे विमलांबर। तो विमलांबर में ये है कि जो सफ़ेद अंबर होता है, मतलब सफ़ेद अंबर, और विमला देवी जो है वो माता सरस्वती को बोलते हैं। आज देखो यार, सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी है, सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कितना अच्छा दिन है ना। सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यार मैं भूल भी गई थी, पर आप सब ये यहाँ पे माता रानी ने याद दिला दिया। फिर विमलंबर के बाद में हम देखेंगे पूर्णचंद्र वंश। पूर्णचंद्र यानी कि पूरा पूरा चाँद होता है ना, उस इसीलिए। लेकिन सारे नाम जो है वो चंद्रमा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रिलेटेड है, इसलिए इसको इस नाम से बुलाया गया है। और ये सारे ही नाम जो है वो पांडु डायनेस्टी के हैं। किस किस नाम से बुलाया गया है? सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश। अब हम आगे बढ़ेंगे, पर आप एक बार और मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट कर लें तो नाम आपको याद रखने में ईजी होगा। किसी भी नाम से पूछेगा तो आप बता पाएंगे। सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश, ये सारे के सारे नाम पांडु डायनेस्टी के ही हैं। अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है वो है मेजर रूलर्स। अब हम इस डायनेस्टी के, इस वंश के मेजर रूलर्स के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नाम हम देखेंगे वो है उदयन का। चलो स्लाइड चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो मैं पहले रीड करूँगी फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है उदयन का। उदयन जो था द फर्स्ट नोन पर्सन एंड द फाउंडर ऑफ पांडु डायनेस्टी। रॉक एडिक्ट इन कालिंजर रॉक एडिक्ट, Udayan has been referred as first known person and founder of this dynasty. In the copper plate or rock edict of Mahashivgupta Balarjun, Udayan has also been referred as first person. ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो उदयन है ना, ये इंद्रबल का पिता रहता है। वो हम आगे जब इंद्रबल के बारे में देखेंगे तो पता लगेगा। तो ये इंद्रबल का फादर रहता है। अब कोई ना कोई तो इंद्रबल के ऊपर भी होगा ना। इंद्रबल ठीक है, इंद्रबल ने स्टार्ट किया, वो रियल फाउंडर रहता है। पर ये जो उदयन है ना, वो इंद्रबल का बाप रहता है। तो हो सकता है ऐसे दोनों बाप बेटे ने मिलकर ही ये इस्टेब्लिश किया होगा किंगडम। मतलब मेन रोल तो इंद्रबल का ही होगा, पर अपने बाप को दे दिया होगा कि हाँ भाई मेरी जीत है, मेरी सक्सेस है, तो तुम ले सकते हो, वैसा वाला कुछ सीन। तो उदयन को भी पहले तो उदयन को फर्स्ट नोन पर्सन बोला गया है। मतलब इस डायनेस्टी का ही फर्स्ट नोन पर्सन रहा है उदयन। और फाउंडर भी बताया गया है पांडु डायनेस्टी का। किसको? उदयन को। क्यों? क्योंकि इंद्रबल तो इसी का बेटा था ना, जो पूरी डायनेस्टी को ख़त्म किया और फिर अभी नए डायनेस्टी पांडु डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो जो कालिंजर रॉक एडिक्ट है ना, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि उदयन जो है वो फर्स्ट नोन पर्सन था और फाउंडर इस डायनेस्टी का था। किस रॉक एडिक्ट में ये बात का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो वो है कालिंजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। फिर अपने को एक कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र या रॉक एडिक्ट भी मिला है महाशिवगुप्त बालार्जुन का। और महाशिवगुप्त बालार्जुन अभी आगे आएगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी इसी वंश का था। तो इसके कॉपर प्लेट या रॉक एडिक्ट में ये लिखा हुआ है कि उदयन फर्स्ट नोन पर्सन था, ठीक है। अब इंद्रबल के बारे में हम देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया। महाशिवगुप्त बालार्जुन आगे आने वाला है ना, इसी के पीरियड को गोल्डन एज बोला गया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में अभी हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट रूलर देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंद्रबल। तो इंद्रबल जो है ना, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ उदयन। ही वॉज द फ्यूड ऑफ सरबपुरी रूलर सुदेवराज। He has been considered the real founder of this dynasty. He was married to the princess of Sharapuri dynasty named Lok Prakasha. Establishment: he founded a city named Indarpur at which uh, he founded a city named Indarpur. And successor of Inderbal, Nanraj Pratham
या नन्न प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी। तो इसमें अपने को देखना है सबसे पहला पॉइंट कि ये उदयन का सक्सेसर रहता है, उदयन का बेटा रहता है ये, यानी कि बाद में मतलब उदयन का ये औलाद रहता है जो कि उत्तराधिकारी बनता है उदयन का। ठीक है, उदयन फर्स्ट नोन पर्सन था ना, और इस डायनेस्टी का पहला रूलर भी था। तो ही वॉज द फ्यूड ऑफ शरवपुरी रूलर सुदेवराज। तो सुदेवराज का ये क्या रहता है, सुदेवराज के यहाँ ये फ्यूड रहता है यानी सामंत रहता है। और मैंने बताया ना जैसे जिस थाली में खाया उसी में छेद किया वाला हिसाब, तो ये वही करता है। ये सुदेवराज की डायनेस्टी जो कि थी शरवपुरी डायनेस्टी, उसको ये ख़त्म कर देता है, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म करके और अपना नया वंश स्टार्ट करता है जिसका नाम इसने रखा पांडु वंश या सोमवंश। और भी बहुत सारे नाम है, उस नाम पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने वो पहले ही देख लिया है। तो ये सुदेवराज के पीठ में छुरा घोंप देता है और उसकी डायनेस्टी हड़प लेता है। सुदेवराज के यहाँ ये किस पोस्ट पे रहता है, सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट पे। वो काफ़ी पावरफुल पोस्ट रहती है जिस चीज़ का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया होता है। और ये आदमी यहीं नहीं रुकता है, इसने मतलब ये डायनेस्टी तो ख़त्म किया ही होता है, उसके बाद ये शरवपुरी डायनेस्टी की जो प्रिंसेस रहती है, जो राजकुमारी रहती है, क्या नाम रहता है उसका, लोक प्रकाशा नाम की जो राजकुमारी रहती है, उससे भी ये शादी कर लेता है। तो इस पहली चीज़ तो हमको ये देखने को मिला कि ये रियल फाउंडर था। और क्यों था ये रियल फाउंडर, क्योंकि ये इसी ने जो है ख़त्म किया था ना पांडु डायनेस्टी को। भले इसका बाप को ये मतलब बनाया, फाउंडर बनाया, सब ठीक है, लेकिन असली फाउंडर इसी को माना जाता है क्योंकि यही थाली में छेद किया था, यही सुदेवराज को की जो शरवपुरी डायनेस्टी है उसको यही ख़त्म करके अपनी नई डायनेस्टी पांडु डायनेस्टी का इसने नींव रखा था। इसीलिए ही हैज़ बीन कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, और इसने इसने वहाँ की जो शरवपुरी राजकुमारी थी, शरवपुरी पुर की राजकुमारी थी जिसका नाम था लोक प्रकाशा, उससे इसने शादी किया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट में हम देखते हैं कि ये एक नया शहर बनवाता है जो कि इंदरपुर नाम का रहता है। अभी आज के डेट में एट प्रेजेंट टाइम वो खरौद है, खरौद का जो रीजन है ना, खरौद है ना जो शहर, वही ये इंदरपुर शहर था उस टाइम पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके सक्सेसर। इंदरबल के ना 4 पुत्र थे, कौन कौन, नन्न प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी, ये इसके सारे बेटे का नाम था। इसने किससे शादी किया था, लोक प्रकाशा से, जो कि कहाँ की थी, शरवपुरी डायनेस्टी की राजकुमारी थी जिससे इसने शादी किया था। और नन्न प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी, इसके 4 बेटे हुए और इनमें से ही एक जन आगे चल के जो है इसका सक्सेसर बनेगा। तो हम वो आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स पे। लेकिन अभी जो अपने को जानने की बात यह है कि इसके 4 बेटे थे ना, चार सक्सेसर, मतलब 4 सक्सेसर तो नहीं होंगे, उत्तराधिकारी तो कोई एक ही बनेगा, पर बेटे इसके 4 हुए। और इसने कौन सा शहर का निर्माण कराया था, वह है इंदरपुर, जो कि अभी का खरौद है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईशान देव के बारे में। नन्न देव प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी में सबसे पहले हम ईशान देव के बारे में देखेंगे। तो ईशान देव, it is believed that Lakshmaneshwar temple, which is also known by the name of Lakha Chao temple of Kharod, was established by ईशान देव। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, हिस्ट्री चलता ही कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर है। अभी लाखा चाव टेम्पल के बारे में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि वो रामायण से हम रिलेट करके पढ़े थे। रामायण के समय में जब लक्ष्मण जी का तबीयत ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा वो बीमार हुए थे, तब संतों के कहने पर राम जी ने भोलेनाथ की पूजा करी थी 1.25 लाख चावल के दानों के साथ में। तो वो उस समय उसका नाम, उस मंदिर का लक्ष्मणेश्वर टेम्पल रखे थे।
तो हिस्ट्री चलता ही कॉन्फ्लिक्ट्स पे है ना। तो उस समय हमने देखा था रामायण वाले काल में जब पूछा जाएगा तो ये लाखा चावर मंदिर राम जी के कॉन्टेक्स्ट में आप देंगे जवाब। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल वो वाला टेम्पल है, उस समय हमने रामायण में पढ़ा था ना। नहीं याद आ रहा होगा तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें रेफ़र करना तो याद आ जाएगा, देख लोगे मिल जाएगा। पर जब हम इस अब पांडु डायनेस्टी के रिलेशन में पूछेगा क्वेश्चन, देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा किससे रिलेट करके पूछ रहा है, तो फिर हम उस हिसाब से आंसर करेंगे। तो ईशान देव के में ऐसा माना गया है कि इट इज़ बिलीव दैट जो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है ना, जो कि खरौद में है, लाखा चावर मंदिर के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वो ये ईशान देव ने बनवाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हिस्ट्री तो कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही चल रही है, अभी तक तो हमने यही देखा है। अब अगला नाम आएगा सूरबल, लेकिन अपने को सूरबल को नहीं देखना क्योंकि सूरबल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो काम का व्यक्ति नहीं है हमारे लिए। अगला हम देखेंगे वो है भवदेव रणकेसरी। चारों बेटों में से अभी दो का हमने देख लिया ना, ईशान देव के बारे में हमने फैक्ट्स देख लिए, और सूरबल जो है उसको हमको पढ़ना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं है। तो हम देखेंगे भवदेव रणकेसरी। अदर नेम चिंतादुर्ग, इसका नाम में ही चिंता है, इसकी चिंता मत करो। तो आगे देखो, नाम इसका रहेगा चिंतादुर्ग। रॉक एडिक्ट है बंधक रॉक एडिक्ट। रिनोवेशन याद रखना, रेनोवेशन, ही रेनोवेटेड अ बुद्धिस्ट टेम्पल फाउंडेड बाय एन अर्लियर किंग सूर्य घोष। इसने एक बुद्धिस्ट टेम्पल को रेनोवेट करवाया था, जो कि इसने बनवाया नहीं था ना। रेनोवेशन में और इस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंस होता है, इसने बनवाया नहीं था, उसका निर्माण नहीं करवाया था, इसने सिर्फ उस मंदिर को रेनोवेट करवाया था। और ये बनवाया किसने था टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, ये बहुत मतलब उस समय के पहले के किंग थे, राजा थे, जिनका नाम क्या था, सूर्य घोष। सूर्य घोष ने ये टेम्पल बनवाया था, ये बुद्धिस्ट टेम्पल को वो बनवाए थे, जिसको ये आदमी भवदेव रणकेसरी वो रेनोवेट करवा देता है। बस इतना है, इसने अपने टाइम में एक बुद्धिस्ट टेम्पल का रेनोवेशन करवाया था, इस फैक्ट को याद रखना। नाम तो वैसे भी चिंतित करने वाला है, चिंतादुर्ग, और इसकी रॉक एडिक्ट का नाम है भंडक रॉक एडिक्ट। ठीक है, अब अगला जो हमारा रूलर है उसको देखते हैं, वो है नन्न प्रथम। अब नन्न प्रथम को ही नन्नराज प्रथम या नन्नदेव प्रथम, ये दोनों नाम से जाना जाता है। इसके नन्न प्रथम, नन्नराज प्रथम, नन्नदेव प्रथम, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति है, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है, और वो है नन्न प्रथम। नन्न प्रथम बोल लो, नन्नराज प्रथम बोल लो, नन्नदेव प्रथम बोल लो, आएगा एक ही व्यक्ति। ठीक है, और अब इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। ही वॉज द एल्डर सन ऑफ इंद्रबल, ही अपॉइंटेड his other brothers as मंडलाधिपति ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो अपने को यही देखना है। उसके बाद अडॉप्टेड सन तीवर देव, बायोलॉजिकल चाइल्ड चंद्रगुप्त। तो नन्न प्रथम के साथ में ना एक ट्रेजिडी हुई थी, उस ट्रेजिडी को भी हम देखेंगे, पर पहले इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इंद्रबल का सबसे बड़ा बेटा था, और ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा, उत्तराधिकारी का उसी को राइट मिलेगा, ये सब चला आ रहा था उस समय। तो यही उस इंद्रबल का सक्सेसर भी बनता है। ठीक है, और ये अपने बाकी के भाइयों को मंडलाधिपति बना देता है, अलग अलग क्षेत्रों के मंडलाधिपति के रूप में उनको अपॉइंट कर देता है। कौन करता है, नन्न प्रथम अपने बाकी के जो बाकी के भाई बंधु रहते उनको ये क्या बना देता है, मंडलाधिपति का पदवी दे देता है। कौन कौन थे इसके भाई, ईशान देव, भवदेव रणकेसरी और सूरबल, ये तीन हुए ना। टोटल 4 बेटे देखे थे, जिसमें से नन्न प्रथम वो बनता है, सक्सेसर बनता है।
इसका एडॉप्टेड सन का नाम देख लो, वो है तीवर देव, बायोलॉजिकल चाइल्ड चंद्रगुप्त। तो जो इसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है ना चंद्रगुप्त, इसके बारे में अपने को कुछ देखना ही नहीं है। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इसके डिटेल कुछ है नहीं, पढ़ो ना पढ़ो बराबर ही है, तो इतना कुछ इसका है नहीं खास, तो अपने को इस पे ध्यान नहीं देना है उतना। इसके साथ में जो ट्रेजेडी हुई थी ना, वो सुनो कि इसकी शादी हो जाती है, पर बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय तक इसका कोई खुद का बच्चा नहीं होता है, बायोलॉजिकल अपना खुद का खून नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि एक बच्चा गोद ले लेता है जिसका नाम रहता है तीवर देव। और क्यों लेता है, मतलब पहले तो ऐसा सत्ता ना छिन जाए इसके हाथ से ना, पहले के समय में ऐसा रहता है ना कि सत्ता बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर प्यार वाला फैक्टर होगा तो नहीं पता यार, क्योंकि गोद तो आज के ज़माने के कपल्स भी ले लेते हैं जो नहीं कंसीव कर पाते हैं। तो इसने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम इसने रखा तीवर देव। फिर क्या होता है ना कि तीवर देव को गोद तो ले लेता है, पर कुछ समय बाद, मतलब ये गोद लेने के थोड़े समय के बाद में इसका खुद का बच्चा भी पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त। इसीलिए दो बेटों का नाम इसमें हम देखेंगे, एक तो अडॉप्टेड सन है तीवर देव और दूसरा है बायोलॉजिकल चाइल्ड चंद्रगुप्त। तो अब तीवर देव के बारे में देखते हैं ना, तीवर देव। तो तीवर देव जो है उसको महाशिव तीवर देव के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है महाशिव तीवर देव। तीवर देव को जो टाइटल मिला था वो था सकल कौशलाधिपति का टाइटल। क्या टाइटल था? सकल कौशलाधिपति। ही होल्ड द टाइटल ऑफ सकल कौशलाधिपति आफ्टर एक्सपैंडिंग और कॉन्क्वेस्टिंग his empire to Kaushal Utkal and other states. His ruling period is referred as glorified ruling period of Pandu dynasty, Copper Plate 3, राजिम बालोद पोंडा। टाइटल परम वैष्णव। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाती हूँ कि हुआ क्या ना। तो ये इसके पास में सकल कौशलाधिपति का इसके पास पदवी था। क्यों था? क्योंकि ये पूरा कौशल जितना भी एरिया था ना, सब को ये अपने अधीन कर लिया था। अपने अधीन यानी अपने अंडर कर लिया था। सारा जीत के इसने अपना अम्पायर इतना एक्सपैंड कर लिया था, कहाँ कहाँ तक, कौशल, उत्कल और दूसरे स्टेट्स तक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अपने को ये देखना है कि हीज रूलिंग पीरियड इज़ रेफर्ड एज ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी। अब इसके रूलिंग पीरियड को ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड बोला गया है। उत्कर्ष का समय था पांडु डायनेस्टी का। क्योंकि इसने अपना अम्पायर काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ था, कौशल से लेके उत्कल और भी अदर स्टेट तक। तो काफ़ी उत्कर्ष का समय, ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी माना जाता है। और इससे कंफ्यूज मत होना महाशिव तीवर देव और महाशिव गुप्त बालार्जुन में। महाशिव तीवर देव और महाशिव गुप्त बालार्जुन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि महाशिव गुप्त बालार्जुन के में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसके पीरियड को गोल्डन एज बोला गया था, पर इसको गोल्डन एज नहीं बोला गया है, स्वर्ण काल नहीं बोला गया है, इसको उत्कर्ष का काल बोला गया है, ग्लोरीफाइड पीरियड बोला गया है। ठीक है, किसके टाइम को? महाशिव तीवर देव के टाइम को ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी बोला गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इससे शायद प्रीवियसली क्वेश्चन बने हैं शायद, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस फैक्ट को याद रखना कि ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज महाशिव तीवर देव रूलिंग पीरियड। ठीक है, इस चीज़ को मान के चलो कि ये महाशिव तीवर देव का जो समय था उसी समय को ये ग्लोरीफाइड बोला गया है ना, गोल्डन एज नहीं है, ग्लोरीफाइड है। बार बार इसीलिए मैं इस पे रोशनी डाल रही हूँ, जोर डाल रही हूँ। अब इसके पास इसके ना टोटल 3 कॉपर प्लेट मिले। कितने?
3 कॉपर प्लेट कहाँ कहाँ से मिले? राजिम, बालोद, बोंदा। राजिम, बालोद, बोंदा। ठीक है, तो बोंदा का तो अता पता ही नहीं है, बोंदा भोंदा की तरह है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब वो कौन सी जगह है इस बारे में अभी तक मेरे नॉलेज में भी नहीं है और मुझे बताया भी नहीं गया है। और राजिम बालोद वाला एरिया से मिला है। कितने कॉपर प्लेट मिले हैं? टोटल 3 कॉपर प्लेट। कहाँ कहाँ से? राजिम, बालोद, बोंदा। बस नाम याद कर लो बोंदा को भी, राजिम, बालोद और बोंदा। ठीक है, और टाइटल इसने परम वैष्णव का टाइटल इसके पास था। किसके पास? तीवर देव या महाशिव तीवर देव। तो इसके पास में 2 अपने को टाइटल देखने को मिले, एक तो सकल कौशलाधिपति और दूसरा परम वैष्णव। परम वैष्णव क्यों? क्योंकि हमने देखा ना इससे पहले के भी सब जो थे वो वैष्णविज्म रिलीजन फॉलो कर रहे थे, इसीलिए परम वैष्णव धर्म ये मतलब इसका धर्म था ना, वैष्णविज्म फॉलो करते थे रिलीजन, इसीलिए ये परम वैष्णव था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उच्च कोटि अपने आप को बना लिया था, परम एकदम। तो इसीलिए तो सकल कौशलाधिपति और परम वैष्णव ये 2 टाइटल इसने होल्ड किए हुए थे। इसके पास थे, पदवी बोल लो, उपाधि बोल लो, किसके? तीवर देव के। ये सारी इसकी पदवी थी। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने आज क्या देखा? हमने पांडु डायनेस्टी को देखा, पांडु डायनेस्टी का बैकग्राउंड हिस्ट्री देखा, फिर अदर नेम्स ऑफ पांडु डायनेस्टी देखे, जो कि एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लो। सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश। सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश। और ये सारे ही नाम चंद्रमा पे बेस्ड थे। ठीक है, फिर हम रूलर्स पे आ जाते हैं। मेजर रूलर्स हमने देखा, मेजर रूलर्स में सबसे पहला नाम आया उदयन का। उदयन फर्स्ट नोन पर्सन और फाउंडर कहलाया पांडु डायनेस्टी का। फिर आता है इंद्रबल, जो कि उदयन का सक्सेसर या उत्तराधिकारी था, और इसी ने ही इसको रियल फाउंडर बोला जाता है ना, इसी ने ही शरभपुरी डायनेस्टी का खात्मा करके अपना नया पांडु डायनेस्टी बनाया। उसके बाद हम इसके सक्सेसर्स के बारे में देखते हैं। तो इसके टोटल 4 बेटे हुए थे, जिसमें से नन्न प्रथम इसका उत्तराधिकारी बनता है। सूरबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन खास है नहीं। ईशान देव ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, जो कि खरौद में है, जिसको लाखा चौर मंदिर भी बोला जाता है। फिर भवदेव रणकेसरी ने एक बुद्धिस्ट टेम्पल रेनोवेट करवाया था, जो कि पहले से बना हुआ था। किसके द्वारा बनवाया गया था? सूर्य घोष के द्वारा, जो कि राजा थे, और इसने बस रेनोवेट करवाया था। फिर नन्न प्रथम के बारे में आ जाते हैं। तो नन्न प्रथम या नन्न राज प्रथम या नन्न देव प्रथम, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इसने अपने भाइयों को मंडलाधिपति बनाया था अलग अलग क्षेत्रों के। इसका खुद का बच्चा बहुत टाइम तक नहीं हुआ था, तो इसने एक गोद लिया था बच्चे को, जिसका नाम था तीवर देव। तो गोद लिए हुए बच्चे ने इसका काफ़ी नाम रोशन किया, और ये सकल कौशलाधिपति बन गया, और कौशल से लेके उत्कल और अलग अलग स्टेट्स तक इसने अपना एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया था। और तीवर देव के ही रूलिंग पीरियड को ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड बताया गया है पांडु डायनेस्टी का। टोटल इसके 3 कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र मिले हैं, जो कि राजिम, बालोद और बोंदा से मिले हैं। और इसने जो टाइटल होल्ड किया था वो है परम वैष्णव का। क्या है? परम वैष्णव का। तो ये हम छोटा सा रिकैप था। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वीडियो स्टार्टिंग से लगा लेना। और थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरे को देखने के लिए, और मेरे साथ अपना पेशेंस लेवल बनाए रखने के लिए। मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वीडियो का वेट करके देख रहे हो आप, इसलिए थैंक यू सो मच। और मेरी तबीयत पहले से थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही है, तो आई होप 1-2 दिन में और अच्छी हो जाएगी। फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो वापस से बना के दूँगी, तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और मेरे को भी। पर जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ही कवर करूँगी। और थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।